अब मैं आप लोगों के आगे एक चार्ट दे रहा हूँ। इस चार्ट में आपको ना नॉर्मल रूल अप्लाई करने हैं। भाव, भावेश और कारक, ये रूल अप्लाई करने हैं। हमेशा प्रिडिक्शन में इसी अप्रोच को लेना है, चाहे आप कितने ही अच्छे एस्ट्रोलॉजर बाद में बन जाएं जाकर। तो इस प्रश्न में मैं आपको एक प्रश्न देना चाहता हूँ कि इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा और विवाह से रिलेटेड आप इसमें क्या कमेंट करेंगे। जल्दी से आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए, एनालाइज कीजिए और फिर मैं इनके उत्तर देते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर अंदर। करें डिस्कस। अब आप इनके विवाह के बारे में जब प्रश्न करेंगे तो आप सबसे पहली चीज आप क्या सोचोगे? सर इसके 7th हाउस के बारे में कि ये जो है यहाँ पर शुक्र है, वेरी गुड। तो वीनस अच्छा है। तो हम विवाह के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो आपने कहा भाई 7th हाउस को देखिए। 7th हाउस में आपने कहा यहाँ तो विनस विराजमान है और विराजमान है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है यहाँ पर शुभ है, क्योंकि मरकरी तो लग्नेश है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है। लेकिन मरकरी खुद ही नीच के बैठे हुए हैं, कमजोर है। तो जो शुभ प्लेनेट है वो क्या करेगा? वैसे मैं आपको एक बॉटम स्टैंडर्ड रूल बता दूं, बॉटम लाइन बता दूं कि भाई 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट ठीक नहीं होता। उसका किसी ना किसी तरह से वहां पर नेगेटिव इन्फ्लुएंस ही रहता है। ठीक है, ये इसको आप हमेशा दिमाग में आप रख सकते हैं। तो 7th हाउस, भाव की बात कर रहे हैं, सिर्फ भाव की, पहला स्टेप फॉलो कर रहा हूं, भाव। तो 7th हाउस जो आपका भाव विवाह का है, उसमें आपका शुक्र बैठा है, उसमें आपका बुध बैठा है। शुक्र कमजोर है, शुक्र उच्च का है, शुभ है, अच्छा है। लेकिन बुध जो है वो भी अच्छा है, लेकिन वो कमजोर है। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करें? इन दोनों से आप क्या क्या कंक्लूजन पे आ रहे हैं? सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज्यादा है क्या इस बंदे के? विनस जो है वो एग्रेसिवली इनको इन्वॉल्व कर सकता है किसी तरह की मतलब फिजिकल रिलेशंस वगैरह में। तो सर बुद्धि कम कर रहा है, क्योंकि बुद्धि तो नीच की हो गई और वीनस स्ट्रांग हो गया, एग्जॉल्ट हो गया। बुद्धि तो जो है वो वीक हो गई, क्योंकि आपने कहा भाई मरकरी तो कमजोर है, तो बुद्धि नहीं है, यानी कि डिसीजन लेने की पावर इनके पास कम है। और सर दूसरा चीज मैं ये देख रही हूँ कि 2nd हाउस में जो शुक्र का दूसरा साइन है, वो तुला राशि, वो 2nd हाउस में जा रही है, फैमिली के हाउस में, वहां पे केतु है। जो तो वो इसको कुटुंब काट भाव, रहे हैं बंदे को। हाँ, कुटुंब भाव में केतु है। लेकिन हम ना बेसिकली ना 7th हाउस पे ही रुकते हैं अभी, है ना, कुटुंब पे नहीं जा रहे। ओके 7th हाउस सर अगर मान लीजिए इनकी बुद्धि वीक हो रही है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हाँ, तो बेसिकली जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा तो वो जो थर्ड पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, तो फिर तो वाइफ के साथ झगड़ा भी बढ़ेगा। हाँ, मतलब हम इस कंक्लूजन पे नहीं जाते कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लेकिन विनस फिजिकल रिलेशंस में हमको उतारने की ताकत रखता है ना। ओके और शिवाली जी कुछ और कह रही थी आप? सर एक सर शुक्र बिल्कुल ऑपोजिट जो है हस्बैंड को, लाइक जो बुध को वो दे रहा है, तो जहाँ पे शुक्र डिबिलेटेड होता है जाके 1st हाउस में, हाँ, वहां पे जाके सप्रेस कर रहा है, मतलब ऊपर जाके उसको सीधा जो दे रहा है, तो वो थोड़ा सा डोमिनेंट हो रहा है सामने वाले के ऊपर, उसको डाउन कर रहा है। शुक्र डोमिनेट कर रहा है या कौन डोमिनेट कर रहा है? सर शुक्र वहां जाके नीच का हो रहा है, तो हस्बैंड थोड़ा सा सामने वाले को, मतलब शुक्र नीच का कहाँ हो रहा है? शुक्र तो मीन में उच्च का होता है। सर नहीं, सामने जाएगा तो, पर सर सामने जब जा रहा है तो उसमें जाके वर्गों में जाके तो वो नीच का होता है ना सर, वहां पे जाके दृष्टि पड़ रही है, तो इम्पैक्ट तो वहीं पर जाके जाएगा ना। शुक्र इतना स्ट्रांग हो गया कि 1st हाउस में नहीं, वो नहीं दिखाएंगे सर। ना ना ना, ऐसे तो हर उच्च का ग्रह जो होगा वो सामने नीच की दृष्टि डालेगा। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, नीच की दृष्टि डालना, उच्च पर दृष्टि डालना, ये थोड़ा सा कन्विंसिंग नहीं है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हर उच्च का ग्रह तो नीच। आप ये समझे ना कि उच्चता नीचता है क्या? उच्चता है कि जब प्लेनेट उच्च का हो गया, वो उसकी पावर बढ़ गई है। ठीक है,
और नीच का हो गया कि जिस राशि में वो गया उसमें पावर, वो पावरलेस हो रहा है, कमजोर हो रहा है। वो उस प्लेनेट की पावर की बात हो रही है, ना कि उसकी दृष्टि की पावर की बात हो रही है, ठीक है। और इस तरह से तो कोई नीच का प्लेनेट हमेशा उच्च की दृष्टि डालेगा, क्योंकि 7 दृष्टि उच्च की हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट ना मेरे ख्याल से जितनी मुझे नॉलेज है क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में भी रेफर नहीं कर रहा, ये गलत कॉन्सेप्ट है। और बताइए, हम भाव, भावेश और कारक की बात कर रहे थे। भाव जो है उसमें आपका शुक्र बैठा है, शुक्र उच्च का है, अच्छा शुक्र है। ये बस यहां पर ये कहता है कि मैं फिजिकली थोड़ा सा ज्यादा, मेरे जो ट्रेट हैं वो इन्वॉल्व होने के हैं, मतलब मेरे अंदर जो टेंडेंसी है थोड़ी सी फिजिकली ज्यादा अर्ज है। और मरकरी जो है वो कमजोर पड़ रहे हैं, तो उस सेंस में वो लग्नेश नीच का बैठ रहा है, तो एक कुछ मेरी बुद्धि जो है वो थोड़ी कमजोर हो गई, तो ये मेरे डिसीजंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। मेरी डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू मेरी शादी, रिलेटेड टू मैरिज और व्हाट, क्योंकि यहां मैरिज हाउस की बात चल रही है। आगे अब चलते हैं भावेश पर। जब भावेश की, अच्छा यहां पर भाव पे किसी और का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो लाभेश है यहां पर। और चंद्रमा दो तरीके से आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे कि चंद्रमा जो है वो लाभ का स्वामी होकर, 11th का स्वामी होकर, पापी होकर देख रहे हैं उधर, ठीक है। और ये चंद्रमा जो है शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है, तो वैसे तो स्ट्रांग है, लेकिन यदि आप केवल नैसर्गिक चंद्रमा की बात करें, यहां पर नैसर्गिक चंद्रमा का रूप है थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़ा सा चंचल, थोड़ा सा अफेयर वाला, तो जो शुक्र की बात थी वो हल्की सी चंद्रमा ने भी एड ऑन कर दी यहां पर, ठीक है। अपनी मित्र राशि को देख रहे हैं तो ठीक है। अब करते हैं भावेश। भावेश की जब बात करी तो 7th हाउस का स्वामी कहां गया? जब नीच का हो गया, कमजोर हो गया। 7th का स्वामी आपका जुपिटर, वो हो गए कमजोर मकर राशि में जाकर, और वो 7th से कहां गए? पंचम में। वो प्लेस्ड हैं 5th हाउस में। सप्तम का स्वामी 5th हाउस में। ये एक जनरल ट्रेंड शो करता है कि ये व्यक्ति लव मैरिज में उतरेगा। क्यों उतरेगा? क्योंकि पंचम भाव जो है वो अफेयर्स का हाउस है, 7th हाउस जो है वो फिजिकल रिलेशन और विवाह का हाउस है। जब भी पंचम का स्वामी 7th में जाए या 7th का पंचम में आ जाए, तो आप इस चीज पर थोड़ा सा आप थोड़ा स्ट्रांग आ सकते हो कि भाई इसकी संभावना हो रही है, ठीक है। लेकिन 7th लॉर्ड जो है 7th हाउस का स्वामी, वो कमजोर हो गया है, पंचम में आ रहा है लेकिन वीक है। तो ऐसा हो सकता है कि वो कोशिश करी जाए और वो कोशिश कामयाब ना हो, डिसीजन में वो अधूरा बन रह जाए, राइट, ठीक है। अब इस भावेश पर किसी की दृष्टि, सप्तम के स्वामी पर किसी की दृष्टि, क्या कहेंगे? शनि की तीसरी दृष्टि है। वेरी नाइस। तो शनि की 3rd एस्पेक्ट आ गया इस पर, और उसने क्या कर दिया इस जुपिटर का? नीच भंग। क्लियर? शनि ने नीच भंग कैसे कर दिया? क्योंकि जो बृहस्पति की राशिनाथ है, बृहस्पति की जिस राशि में बृहस्पति, उस राशि के स्वामी ने उसको देख लिया, तो उसका नीच भंग हो गया। इसे नीच भंग राजयोग बोलते हैं। लेकिन नीच भंग जो है ना, वो जीव तत्व में नहीं चलता है, ठीक है। वो फाइनेंस में चल सकता है, जीव तत्व में नहीं चलता। जीव तत्व में नहीं चलता मतलब यानी हस्बैंड को अगर कोई परेशानी आएगी या वो बीमार पड़ता है, सप्तमें नीच का पड़ना है ना, तो वो नीच भंग से ठीक नहीं होने वाली, ओके। तो 7th लॉर्ड 5th हाउस में ये थोड़ा कमजोर पड़ गया, और ये दो चीजें शो कर रहा है कि या तो मैं अपनी मर्जी से कोशिश करूं, अपनी इंटेंशन से शादी करने की कोशिश करूं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मेरा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, मतलब
डिस्टर्बेंस होगी रिलेटेड टू मैरिज और समथिंग, ठीक है। तीसरी चीज़ कि मेरे को हस्बैंड से थोड़ा मैं सुखी नहीं हो पाऊंगी, हस्बैंड से रिलेटेड स्टफ में मेरे को थोड़ी परेशानी आएगी क्योंकि सप्तमेश कमजोर पड़ रहा है, या हस्बैंड को परेशानी आएगी, हस्बैंड को थोड़ी डिफिकल्टीज आने की संभावना है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो हम फिर इसके कंक्लूजन पे उतरते हैं कि क्या रिजल्ट है इनका, क्या रहा, करें डिस्कस आगे। जी सर। तो इन्होंने शादी से पहले ही किसी लड़के के साथ इन्वॉल्व हुई और उस लड़के से इन्होंने कोर्ट मैरिज करी, कोर्ट मैरिज नहीं करी बल्कि आर्य समाज में शादी कर ली। आर्य समाज में ये रही नहीं उनके साथ में, बस आर्य समाज में शादी करके ये घर पे वापस आ गई। लेटर शी रियलाइज कि इन्होंने गलत करा है और इन्होंने अपना उससे संपर्क डिस्कनेक्ट कर दिया, लेकिन उसी लड़के ने इनको फिर ब्लैकमेल करना चालू कर दिया उस आर्य समाज के डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो था आर्य समाज का, जो इस तरह का सर्टिफिकेट होता है वो वैलिड नहीं होता है, कोर्ट मैरिज में ही जाना चाहिए, तो कोर्ट मैरिज के ही सर्टिफिकेट वैलिड होते हैं। तो इन्होंने फिर इनको एक और मित्र मिले जिन्होंने इनको कहा कि भाई मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, उनको सब बातें पता थी, तो उन्होंने फिर इनके साथ विवाह करा और इन्होंने साइलेंटली वो विवाह रचाया जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और फिर वो विवाह रखने के बाद में उसके बाद में इनका थोड़ा चीज़ें सॉर्ट आउट हुई, ठीक है। ये एक इनका कंक्लूजन है, आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो पहले इन्होंने उनके साथ कोर्ट मैरिज करी, मतलब अपने हस्बैंड के साथ ही दोबारा इन्होंने कोर्ट मैरिज करी फिर बाद में, और मेक श्योर करा कि सारी चीज़ें प्रॉपर रहें। तो इस तरह से अब कारक की बात हमने करी नहीं, भाव की कर ली, भावेश की कर ली, कारक क्या कहता है। लड़की के लिए जो विवाह का कारकत्व है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही बात करेंगे क्योंकि बृहस्पति कमजोर है यहाँ पर, विवाह का कारक ग्रह कमजोर है बृहस्पति, और उसका नीच भंग हो रहा है यहाँ पर। लेकिन नीच भंग मैंने जैसे बताया जीव तत्व में काम नहीं करता है, तो हमारी डिफिकल्टीज आगे कैरी ऑन होगी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में आपस में, ये ठीक नहीं है, ठीक है। इनका एक बार संतान का डिस्कस करते हैं 5th हाउस का, और फिर आप मुझे इनके बारे में बताओ कि भाई क्या हो रहा है। जल्दी से करना, थोड़ा टाइम मत लगाना, भाव भावेश कारक ही लगाना। तो संतान बहुत लेट हुई है क्या? पहले हम ये पैरामीटर निकालते ना, भाव की बात करते हैं पहले, कंक्लूजन हम बाद में निकाल लेंगे। लेकिन बहुत लेट नहीं, लेकिन लेट हुई है। सर भाव तो 5th बनता है, 5वां घड़ा। भाव 5th हुआ, उस भाव में प्लेनेट आपके पास में कौन से हुए? सर गुरु बैठा हुआ है, जुपिटर हुआ है ना। और सर जुपिटर है पर वो नीच का है, और वो शनि के साइन में बैठा हुआ है मकर में, जो स्लो है बहुत बहुत बढ़िया, वजह से वो मैंने आइडिया लगाया था कि लेट हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बृहस्पति भाव में नीच के हैं, उस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जो उनका नीच भंग कर रही है, ठीक है। ये नीच भंग राजयोग हो गया, लेकिन नीच मैंने बताया था कि जीव तत्व पर असर नहीं करेगा, तो जीव तो संतान की बात है, तो संतान से रिलेटेड परेशानियां दिखेंगी। और इस जो शनि है, फिर हम भावेश की बात करेंगे, तो भावेश जो है इसके शनि है, और शनि जो है वो अपने ही हाउस को देख भी रहे हैं, तो अपने हाउस को देख रहे हैं तो पुष्ट कर रहे हैं कि भाई संतान जरूर होगी। और भावेश पर जो इन्फ्लुएंस है किसका है, वो मंगल का है, तो मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही है, जो इनको शनि को थोड़ा और ट्रबल क्रिएट करेगी। मंगल आपका होता है ब्लड से रिलेटेड कंपोनेंट, तो ब्लड से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट कर सकने की संभावना है, या बॉडी में कट लगाने की संभावना है क्योंकि मंगल कट पीट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मंगल का जो प्रभाव है इस पर आएगा। भावेश की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, पंचम भाव पे बहुत ज़्यादा स्थिति स्ट्रांग नहीं है क्योंकि जुपिटर कमजोर हो गए हैं। और कारक ग्रह जो हो गया, फिर तीसरे चीज़ की बात करते हैं, कारक बृहस्पति जो हो गए आपके, वो कमजोर पड़ गए खुद ही क्योंकि वो नीच के हैं।
ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो केवल एक पॉजिटिव प्रॉमिस है जो शनि का प्रॉमिस है कि मैं संतान जरूर दूंगा, और बाकी दो प्रॉमिस में थोड़ी सी इन्होंने वीकनेस दिखाई है। जो मंगल का ब्लड कंपोनेंट है, इनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गए थे। एंटीबॉडीज में जो पहली संतान हुई, इनको उस संतान को बॉडी खुद ही खाने लग गई, उनको आउटसाइडर समझ के। तो पहली संतान इनकी ठीक नहीं हुई, खत्म हो गई वो। फिर दूसरी संतान में भी इनको थोड़े चैलेंजेस आए, लेकिन वो हो गई है, ठीक है। तो सर इसका मतलब रेमेडी पार्ट में जिसने भी इनको दिया होगा बोला होगा कि गुरु से आशीर्वाद लो या बड़ों की सेवा करो, राइट, ऐसा कुछ बोला होगा तभी जाके हुआ होगा। ये मुझी से डिस्कस कर रही थी, पूरा 1 to 1 हम ट्रैक कर रहे थे हर जगह पर। जब संतान तो सर आपने जब संतान पहली वाली होने वाली थी, उससे पहले मैंने इनको बहुत पहले कर दिया था कि आपको संतान जल्दी प्लान करनी पड़ेगी, उसमें चैलेंजेस आएंगे और हो सकता है वो ना रुक पाए। तो वो चीज़ हो गई सक्सेसफुल। दूसरी संतान में ये डे 1 से ही ज़्यादा केयरफुल थी, और डे 1 से ही इन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्कशन करा था हमने कि कहाँ से इलाज कराएं, क्या इलाज कराएं। हर मूवमेंट पर ये बहुत ज़्यादा सतर्क थी। इनफैक्ट उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती हैं चीज़ों को। तो फाइनली वॉइस ब्रेक हो रही है, अब भी बहुत ज़्यादा फॉलो अप करती हैं। तो हर मूवमेंट पर ये अपने आप को वॉच कर रही हैं, और भगवान की दया से इनकी गाड़ी थोड़ी सी अच्छी चल रही है। अगर हम इनके भाग्य की बात करें, भाग्य और प्रॉपर्टी की बात करें, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले हम भाग्य की बात करते हैं, दोनों अलग अलग बातें हुई, या पहले प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। चलो सॉरी, प्रॉपर्टी किसे देखते हैं? भाव भावेश कारक में 4th हाउस, ठीक है। अब 4th हाउस पे अगर आप देखोगे तो किस किस का इन्फ्लुएंस है? मंगल का इन्फ्लुएंस है, राइट। जो मंगल की 8वीं दृष्टि पर दी है ना, मंगल का 8th एस्पेक्ट है। तो मंगल जो है वो अष्टमेश है और 3rd हाउस है। अब 8th लॉर्ड बनना और 3rd लॉर्ड बनना, 8th लॉर्ड क्या होता है? सरप्राइजिंग। तो ये सरप्राइज कर देगा, ठीक है। यानी कि मैं सरप्राइज, मदर से बहुत ज्यादा, हाँ, मदर से प्रॉपर्टी मिली है बहुत ज्यादा। मतलब जरूरी नहीं है मदर से पैटर्नल, जरूरी नहीं है मदर से मिल जाए, लेकिन 8th हाउस जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड है ना, हमें पता नहीं होगा कहां से मिलेगी। तो इनको जो प्रॉपर्टी मिली है, इन्होंने 2-3 बार, ये जो हमारे गवर्नमेंट निकालती है प्लॉट वगैरह ये सब, वो इनके नाम पर निकले हैं, जो लॉटरी की तरह निकलते हैं। और वो एक बार नहीं हुआ है, ऐसा 2-3 बार हुआ है, ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और फर्दर लेवल पे एनालाइज करो कि भाई 4th हाउस का स्वामी कहां गया? 4th हाउस का स्वामी तो वीक है, बृहस्पति। वो तो जुपिटर आप कह रहे हो कमजोर है, नीच का है। लेकिन जो हम कह रहे थे कि जुपिटर का नीच भंग हो रहा है और वो कर रहे हैं शनि। तो शनि जब नीच भंग कर रहे हैं तो यहां प्रॉपर्टी में वो मेटलिस्टिक वर्ल्ड में नीच भंग राजयोग एग्जीक्यूट होते हैं। तो वहां पर थोड़ी परेशानियां आकर वो परेशानियां फ्रूटफुल हो जाती हैं और उसका रिजल्ट अच्छा आता है। तो शनि से नीच भंग हो गया गुरु का, और इनको काफी प्रॉपर्टी वगैरह में काफी हेल्पफुल हुआ। अगर हम कारक की बात करें तो चतुर्थ भाव का कारक जो हो गया ग्रह, चंद्रमा और शुक्र दोनों होते हैं। शुक्र काफी पावरफुल बैठे हुए हैं, शुक्र जो है उच्च के शुक्र बैठे हुए हैं। चंद्रमा भी ठीक ही है, लेकिन थोड़ा मतलब केमदुम दोष में है, ठीक है के सेंस में, क्योंकि शुक्ल पक्ष का जन्म हुआ है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जो थोड़ा ठीक होता है। अब अगर बात करें भाग्य की, 9th हाउस का, तो 9th हाउस में भी आपका मंगल बैठे हुए हैं। मंगल जो है वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, पराक्रम के, और 8th के स्वामी हैं। 3rd और 8th फिर से सरप्राइजिंग एलिमेंट है थोड़े से, जो 9th में बहुत ज़्यादा अच्छा कुछ भला कुछ तो नहीं कर पा रहे। लेकिन जो 9th का स्वामी है वो त्रिकोण का स्वामी होकर एग्जॉल्टेड फॉर्म में कहाँ बैठ गया? केंद्र में। और इसने दिया हमको बहुत सुंदर एक राजयोग, और इसी शुक्र से एक योग बना मालव्य योग, जो कि पंचमहापुरुष योग है, जिसने इनके लिए चीजें फाइनेंशियल लेवल पे बहुत ज्यादा आसान कर दी। और सर वो भी है, इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं कि ये फॉरेन ट्रैवल ज्यादा करते हैं। नहीं, अभी फॉरेन ट्रैवल ज्यादा नहीं करते, ये घूमने फिरने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करा फॉरेन ट्रैवल, ठीक है। ओके। और अगर हम एक पॉइंट और मजेदार इसमें ऐड करें कि इनका अगर एजुकेशन से रिलेटेड या प्रोफेशन से रिलेटेड, अगर मैं प्रोफेशनल बात करते हैं, चलो प्रोफेशन से रिलेटेड भाग्य की बात करूं कि भाग्य प्रोफेशन में कितना हेल्प कर रहा है,
तो प्रोफेशन हाउस में कुछ नहीं है, प्रोफेशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, लेकिन प्रोफेशन का लॉर्ड जो है 10th लॉर्ड आपका, वो आपका 10th से 10th हो रहा है, जो कि कमजोर हो गया। ठीक है, बुध जो है मेनली कमजोर हो गया, उसका भी नीच भंग शुक्र कर रहे हैं। इनको गवर्नमेंट के जो एंट्रेंस एग्जाम थे उसमें सिलेक्शन हो गया था, जो सेंटर से रिलेटेड प्लानिंग एंड कमीशन में इनका सिलेक्शन हुआ था, जो जॉब इन्होंने छोड़ दी। और ये बहुत अच्छे लेवल पे प्रोफेसर थी कॉलेज में, वहाँ भी इन्होंने छोड़ दिया, और ये काफ़ी कुछ छोड़ती रहीं, लेकिन प्रोफेशन में इनको काफ़ी कुछ हेल्प मिली है। और छोड़े क्यों? क्योंकि 10वें से 10th जो है बुध जो है वो नीच के हो रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ देती हैं, मतलब इन्वॉल्वमेंट होकर। लेकिन ओवरऑल कुंडली बहुत अच्छी है और आगे इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहेगा, ये पक्की बात है। ठीक है, अब आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, नहीं तो फिर इस चार्ट को हम यहीं क्लोज करते हैं। सर अभी आपने मतलब लाइक इतने सारे वो बताए कि ये वो गुरु जो है वीक है सब है, तो फिर आप ये मतलब किस उससे आपने ये बताया कि जो है आगे चल के इनका बहुत ही वो अच्छा रहेगा, क्योंकि सारे तो बुध भी यहाँ पर वीक है, गुरु भी वीक है। इसमें बुध और जो बृहस्पति हैं वो दोनों ही कमजोर है, राइट। लेकिन ये कमजोर जो है ना ज्यादातर एक्टिव होते हैं जीव तत्व की हानि करने में। ठीक है, या तो ये खुद को अपना बॉडी को ध्यान रखें, और जो इनके जो इसके कारकत्व है, जैसे गुरु संतान का कारकत्व है, तो उससे रिलेटेड स्टफ में इनको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं जो अच्छी बात बोली है कि अच्छा क्या है, तो अच्छा ये है कि 3 शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हुए हैं इनके, और ये बहुत सुंदर बात होती है कि जब शुभ ग्रह केंद्र में बैठे हैं। एक गुरु जो है वो त्रिकोण में बैठा हुआ है, और इन बुध और गुरु को जिनको हम कमजोर कह रहे थे, इनका नीच भंग हो रहा है। नीच भंग का मतलब हो गया इनके फाइनेंशियल गेन्स, और मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इनका बहुत ज़्यादा अच्छा हिसाब किताब रह सकता है। मेटलिस्टिक चीज़ें जो है इनकी बहुत सुंदर होगी। और सूर्य देखेंगे आप 8th हाउस में, सूर्य बहुत स्ट्रांग है। अगर शुक्र की बात करेंगे, शुक्र मालव्य योग लेकर 7th भाव में स्ट्रांग है, तो हस्बैंड के लिए उनको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, पिताजी इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि 9th का स्वामी शुक्र वो बैठा हुआ है। अगर एक और बहुत अच्छी सी बात हम यहाँ पर थोड़ा सोचें, तो आप देखिए कि 9th का स्वामी केंद्र में गया हुआ है शुक्र, और 7th का स्वामी बृहस्पति त्रिकोण में गया हुआ है। समझ रहे, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये एक बड़ा सुंदर योग है। और ये एक केंद्र का स्वामी भी त्रिकोण में। इस इतने तरीके से लक्ष्मी नारायण योग आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं बार बार, तो भाग्य की कमी नहीं है। लेकिन बुध जो कम हो गया, बुद्धि जो थोड़ी सी हमारी कमजोर पड़ गई, वो हमको डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा पुश करती है कि हम गलत डिसीजन ले लें। ठीक है, और वैसे ही व्यक्ति बहुत अच्छा है, क्योंकि चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, शुभ ग्रह केंद्र को पूरा का पूरा केंद्र घेर कर बैठे हुए हैं, इतना अच्छा, इतना, इसलिए मैं इसको अच्छा कह रहा हूँ। ठीक है सर, मेरा यहाँ पे एक सवाल था आपसे, कर सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। सर 8वें स्थान पे सन एक्सॉल्टेड है, और 8वां स्थान आपने वाइफ्स का सौभाग्य स्थान बताया हस्बैंड्स के लिए, तो क्या पर मतलब एक चीज मैं कर रही हूँ, उसके साथ आपको ऐड करके आप मुझे जवाब देना कि ये अपने हस्बैंड के लिए तो बहुत सौभाग्य मतलब लाई हैं, हाँ। बट उसके साथ राहु बैठा हुआ, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसमें? हाँ, तो राहु क्या करेगा, राहु जियो पार्टी क्रिएट करेगा। जब जब राहु की अंतर्दशा और प्रतिअंतर्दशा आएगी, वो ही हस्बैंड की हालत पतली हो जाएगी फाइनेंशियल चीजों में। सब कुछ नहीं है ना, विपरीत राजयोग भी तो है। सूर्य जो बैठे हैं मेष राशि के, वो 12वें भाव के स्वामी बन के होकर बैठे हुए हैं 8th में, तो विपरीत राजयोग क्या कर रहा है, वो भी तो मेरे को हर्डल भी तो देगा, वो मेरा जीवन मेरा है ना। तो मेरे पास बहुत जमीन होगी, बहुत पैसा होगा, लेकिन मैं यूज नहीं कर पा रहा। ऐसा हो रहा है इनके साथ में, 3 साल से इनके साथ में ऐसा हो रहा है। इनके पास में बहुत सारे प्लॉट, बहुत सारे फ्लैट हैं, लेकिन किसी को यूज नहीं कर पा रहे, और पैसे से रिलेटेड जूझ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि हमने डिसीजन मेकिंग में हम, ये राहु का रोल है यहाँ पर। जी बताइए, और कुछ एक क्लियर करना था, बिकॉज़ वो चीज देखी थी तो इसलिए पूछा आपसे। हर एक भी कोई चीज ऐसी नहीं होती, हमेशा याद रखना आप, कोई भी प्लेनेट हमेशा सब जगह अच्छा और सब जगह कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता। हर प्लेनेट, कभी एक ही प्लेनेट अच्छा और बुरा दोनों तरह का रोल निभाएगा, आप इसको समझिए। ठीक है,
ओके, फिर आज क्लोज करते हैं।